अस्सलाम वालेकुम। हमारे सामने दोनों हमारे टीचर हैं, डॉक्टर नदीम, डॉक्टर फ्रॉम ये देखिए ना, लाइफ इज मोर अबाउट ट्रेनिंग देन द टीचिंग। तो इसलिए देखें आप सल्लम की तरबियत का एलिमेंट बहुत ज़्यादा। तो रेजिडेंसी जो है वो उसमें शुरू से डॉक्टर नदीम को कोई सिखाया गया, स्पून फीडिंग। डॉक्टर नायला तो वो उसमें ये क्या बताया कि आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड। तो मैं जो आपको दिखा रहा हूँ दिस इज अबाउट द रियल लाइफ, जो हमने अभी 1-2 महीनों में जो केसेस हमने देखे हैं वो आपके साथ शेयर कर दिए जाए। ये देख रहे हैं आप 25 ईयर ओल्ड मेल है। अब ये केस था रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का, और इनिशियली जब प्रेजेंट हुए तो जैसे ईआर में आते हैं तो अब एक साइन क्या होता है कि जी हाइपोटेंशन में जीसीएस भी डाउन है, तो अब फौरन ईआर से काम शुरू हो जाता है, कॉल दे दी जाती है। हाँ, अब फैमिली भी बैठी हुई होती है। अब इनिशियली क्या है कि ब्लड प्रेशर से पेशेंट स्टेबल नहीं है, तो पहली कोशिश क्या है कि उसको रिसस्टेट किया जाए। अब पहले क्या होता था कि डायरेक्ट ओटी में मूव किया जाए, है ना, मगर अब ये इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की वजह से आपके पास क्या है, वहीं से आपका शुरू हुआ, फास्ट अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें उन्होंने डिटेक्ट किया, और फास्ट में पता चल गया कि जी एब्डोमेन में फ्लूइड मौजूद है। तो इट मीन्स वी आर सस्पेक्टिंग देयर इज सम एब्डोमिनल इंजरी, है ना, विसरल इंजरी। तो अब फॉरन नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो रेडियोलॉजी इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू डायग्नोसिस बट टू मैनेजमेंट, इट इज़ नॉट ऑल्सो देयर इन द मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने जैसे पहले बात आई सीटी स्कैन में लेके जाएंगे सो दैट यू नो व्हाट इज हैपनिंग, है ना। अब ये इनका सीटी स्कैन हुआ है, मैं होप कि ये वीडियो चल प्ले का इसमें नहीं, इस पर क्लिक करें ज़रा, देखें प्ले का ऑप्शन आता है। हाँ यार, अब इसमें सर अब इसमें मेरे ख्याल से रोकने का नहीं है ना, लैपटॉप का नहीं है। अब इसमें जो आप देख रहे हो क्या है कि ये हाई डेंसिटी फ्लूइड जो है वो एब्डोमेन में नज़र आ रहा है, और हम शुरू में जाते हैं तो लिवर के गेट, लेफ्ट लोब लिवर की जो है वो पूरी लैसरेटेड है। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड चलें। अब इसमें देखिएगा लिवर की लेफ्ट लोब लैसरेटेड है, हीमोथोरैक्स है, स्प्लीन के गेट भी हाई डेंसिटी फ्लूइड आ रहा है। हाँ, ये और हाई डेंसिटी आप लेफ्ट लोब में भी देख रहे हैं। सो यू नो दिस इज द लिवर इंजरी यू आर डीलिंग इन। तो फौरन आपने सीटीए किया एंड देन ऑन कर, नाउ यू कैन सी लेफ्ट लोब देखिए, एयर भी आ रही है, पूरी शटर्ड हुई है। अब पेशेंट को उसी वक्त वहीं से सीटी से डायरेक्ट आप कैथ लैब मूव करें। नेक्स्ट, पहले क्या होता था, पहले ओटी के लिए जाते थे, अब ओटी तक वो जाए ना जाए, स्टेबल है कि नहीं है, ब्लड अरेंज करें, ये इन सेक्शंस में दिखाया गया। तो अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट लोब में हाई डेंसिटी भी आ रही है। समटाइम्स आपको एक्टिव ब्लीड सीटी पे मिल जाती है, बाज़ औक़ात आपको एक्टिव ब्लीड नहीं भी मिल रही होती, मगर जब इस तरह की फाइंडिंग होंगी और पेशेंट स्टेबल नहीं होगा तो फिर आप वेट नहीं करेंगे, फौरन कैथ लैब लेके जाएंगे, जैसे हमने इनके साथ किया। ये देखें, अब आपको यहाँ पे लेफ्ट लोब से एक्टिव ब्लीड होती हुई नजर आ रही है, लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी फ्रॉम हियर यू कैन सी के लेफ्ट हेपेटिक लोब से एक्टिवली ब्लीड। अब इस वक्त प्रॉब्लम क्या होती है, ये जो आप साइज वेसल्स का देख रहे हैं ये बहुत ही स्मॉल है, ये देख रहे हैं, दिस इज क्या है कि ये पेशेंट शॉक में, इवन फेमोरल आर्टरी जब आप अल्ट्रासाउंड पे देखते हैं आपको पता चले, दिस मीन्स यू डोंट हैव मच टाइम। ठीक है, अब एक इशू जरूर ये होता है कि इतनी जब ये स्मॉल हो जाती हैं तो अब आप कैसे सिलेक्टिवली इन वेसल्स के अंदर जाएं, तो अब इसके लिए थोड़ी सी एक्सपर्टीज चाहिए होती है, जो हमने डॉक्टर अजीम से और डॉक्टर नदीम से सीखी। अब ये क्या हुआ है, अभी हम माइक्रो कैथेटर के साथ इंटर हो गए वेसल में। ये प्री इम्बोलाइजेशन वाला इमेज है, यहाँ पे ये एक्टिव ब्लीड होती हुई नजर आ रही है, ये इनफैक्ट पोस्ट इम्बोलाइजेशन वाला है। अब आप देख रहे हैं कि ये लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी को एम्बोलाइज कर दिया गया। अब चूंकि इस वक्त लिक्विड एम्बोलिक एजेंट्स सबसे इफेक्टिव होते हैं कि क्विकली आप अचीव कर लेते हैं अपना। नाउ यू कैन सी ये पोस्ट एम्बोलाइजेशन इमेजेस है, तो इसमें लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी जहाँ से ब्लीड हो रही थी अब वो खत्म हो गई। ठीक है,
फिर ये गैस्ट्रोड्यूडेन, और जैसे ही इम्बोलाइजेशन हुई उसके थोड़ी देर के बाद आप देखें साइज ऑफ वेसल्स में कितना फ़र्क पड़ गया. तो यू इंस्टेंटेनियसली यू नो दैट पेशेंट इज बेनिफिटिंग. वरना टाइम नहीं होता, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको क्विकली काम करना होता. तो इसलिए हम क्या कहते हैं, मरीज से भी कहते हैं अल्लाह पे भरोसा करो, और डॉक्टर भी अल्लाह पे भरोसा करता है. अब जाएंगे क्या हो गए तो अंदर जाके पता चलेगा. तो उनको सूरह फातिहा पढ़ने पे लगा दें, बजाय रोने के वो पढ़ो, अल्लाह से मदद मांगो ताकि हमारा काम भी आसान हो. अच्छा, फिर ये इनका ये दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस. इसमें आपने देखा था लेफ्ट लोब शटर्ड हो गई थी. अब ये पेशेंट स्टेबल हो गए, ऊपर चले गए, मगर इनको फिर भेजा गया हमारे पास कि जी कलेक्शन बहुत बड़ा है, ड्रेन नहीं हो रहा. अब उसमें जब हमने ड्रेन डाला कलेक्शन में तो क्या हुआ कि उसमें बाइल भी आ रहा है. खाली ब्लड नहीं था, बाइल भी आ रहा था. नो, व्हाट डज दैट मीन? बाइल डक्ट इंजरी हो चुकी है. बाइल डक्ट इंजरी हो गई है, अब वहाँ से बाइल पूज आउट कर रहा है. तो अब क्या करना चाहिए? इनकी लेफ्ट लोब की हेपेटेक्टमी कर दी, और उसके क्योंकि वो वैसे ही शटर्ड हो गई, पैरेंकाइमा था नहीं, तो आपने वेस्कुलर स्टेबलाइजेशन अचीव की. अब ही इज़ एबल टू अंडरगो, वो स्टेबल हो गया, ट्रांसफ्यूजन की सब. नाउ ही इज़ स्टेबल एनफ टू अंडरगो सर्जरी. तो उसके बाद इसकी सर्जरी हुई, इसकी लेफ्ट लोब को रिमूव कर दिया गया, और ये 1 हफ्ते के बाद डिस्चार्ज हो गया. अब 1 महीने के फॉलोअप तक माशाल्लाह इज़ डूइंग फाइन. और ये आरटीए वाले, गन शॉट वाले, या अक्सर सब यंग होते हैं. जैसे इसकी एज 25, ये यंग लड़के होते हैं. तो दिस इज़ अ बिग, ये रेडियोलॉजी का भी ये रोल है. ये क्या था, दिस इज द अदर कॉमन थिंग्स विच यू सी, ही इज प्रॉब्ली द गन शॉट इंजरी. हाँ, अब ये भी यंगी, और अगेन सेम सिनेरियो जिसके साथ ये प्रेजेंट हो रहे हैं, शॉक में. इनकी इंजरी ज़्यादा ख़राब थी पहले की निस्बत. और वही रेडियोलॉजी, फॉरेन रेजिडेंट ऑन कॉल को फोन आएगा, वो भागता हुआ जाएगा, फास्ट करेगा, फिर उसने डिटेक्ट किया गया कि एब्डोमेन में फ्री फ्लूइड है. दिस मीन्स एब्डोमिनल इंजरी, चेस्ट में भी आ रहा है, वो हो रहा है. और फिर फॉरन वहाँ से सीटी. तो जैसे सर कह रहे हैं ना 128, फास्ट सीटी का होना बड़ा ज़रूरी है ताकि इन इमरजेंसीज को आप कोप कर सकें और रीडिली अवेलेबल हो. ऑन कीजिए, प्ले कीजिए. नो, यू कैन सी चेस्ट ट्यूब भी डली हुई है, और हेयर यू कैन सी बुलेट भी नज़र आ रही है. और यहाँ पे आपको लिवर की राइट लोब में बहुत बड़ी लेस्ट्रेशन और उसके साथ हीमाटोमा सब नज़र आ रहा है. उसमें लेफ्ट लोब थी, इसमें राइट लोब. चेस्ट ट्यूब भी नज़र आ रही है डाली, उनके हीमोथोरेक्स भी हुआ हुआ है. दैट्स हाउ क्विक द सीटी इज. चलाइए. तो प्लेन सीटी करते हैं इन पेशेंट्स में पहले, ताकि आप उसी में ही देख लें, आपको डिटेक्ट हो गया हाई डेंसिटी फ्लूइड आ रहा है, यू नो कि दिस इज हेमरेज. और पोस्ट ट्रॉमा है तो फिर हेमरेज मीन्स, और इस सूरत में कि अब डोंट हैव मच टाइम, तो आपको फॉरन अगेन. तो लिवर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑर्गन्स विच गेट इंजरी इन दिस आरटीए एंड, आप देख सकते हैं. तो अब इसका ये इसमें आपको बुलेट भी नज़र आ रही, सीटी स्कैन नज़र आ रही, तो नो के कहाँ पे हमें करना है. तो अब इनमें भी अब इसमें ये देखें, ये एक्स्ट्राविजेशन नज़र की. और यहाँ पे क्या था, मल्टीपल ब्रांचेस थी राइट हेपेटिक आर्टरी की, जिनमें से ऊजिंग हो रही थी. वहाँ तो एक सिंगल हमें लेफ्ट मिल रही थी, मगर यहाँ थोड़ा मसला ये था कि यहाँ पे मल्टीपल ब्रांचेस थी राइट हेपेटिक आर्टरी की जो ऊज कर रही थी. अब इस तरह के पेशेंट्स में इफ़ यू डोंट डू सिलेक्टिवली, तो वैसा ऑप्शन करें कि आप जाके पूरी राइट हेपेटिक आर्टरी बंद कर दें, तो फिर हाई चांस क्या होता है बाज़ औक़ात कि लिवर के फंक्शंस डिक्लाइन कर सकते हैं. तो बेहतर क्या होता है कि इफ़ यू आर एबल टू गो इजीली, सो आप सिलेक्टिव करने की कोशिश करें. मगर अगर टाइम नहीं है तो ऑब्वियसली यू वुड डू द कंप्लीट एम्बोलाइजेशन ऑफ द राइट हेपेटिक आर्टरी. तो इसमें वी वर लकी एनफ टू गो टू सिलेक्टिवली. ये सब अभी हम लास्ट आपको 2 महीने के केसेस दिखा रहे हैं. ये पोस्ट एम्बोलाइजेशन वाला है. अब इसमें क्या है कि इसमें राइट हेपेटिक आर्टरी, ये सब पोस्ट एम्बोलाइजेशन वाले हैं, जिसमें राइट हेपेटिक आर्टरी की ब्रांचेस स्टिल बची हुई हैं, मगर जो पैरेंकाइमल, ये लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी है, ये स्टिल राइट हेपेटिक आर्टरी की ब्रांचेज हैं थोड़ी जो बच गई हैं. ये हम एक ब्रांच में गए, ये देखें, ये एक्टिव ब्लीड होता हुआ नज़र आ रहा है. अब ये सबसे बड़ा ब्लीडर था, तो पहले इसको इस यहाँ से, तो पहले इस ब्रांच को बंद किया है माइक्रो कैथेटर से. ये आप उसमें सिलेक्टिवली गए, तो आप देखें कितनी बड़ी ये सारी नज़र आ रही है, एक्टिव एक्स्ट्राविजेशन. अब इसमें भी प्रॉब्लम क्या होती है, इसका साइज़ देखती हैं आप, वेसल का देख रहे हैं आप,
अब चूंकि रेडियोलॉजी में ख़वातीन ज़्यादा हो गई तो अब देख रही हैं ही निकलता है। हाँ, तो ये कितना छोटा है, अब इसके अंदर इसको सिलेक्टिव करना ये बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाता है, और जब इतना एक्टिवली ब्लीड कर रहा हो। नेक्स्ट है, अब आप एम्बोलाइजेशन के बाद देखें कि उसका नेक्स्ट ये मेन कैथेटर का रन है, ये अभी भी नेक्स्ट, सॉरी नेक्स्ट आप चलाइए। अब ये उसमें हम डिस्टिल गए हैं, उसको बंद किया है। नाउ यू कैन सी कि अब वहाँ पे उसको एम्बोलाइज कर दिया। तो अब इसमें वो वेसल जहाँ से ब्लीड हो रहा था वो एम्बोलाइज हो गई। अब ये फिर हम नेक्स्ट ब्रांच में गए जहाँ से एक पैरेन्काइमल ब्लश आ रहा था, तो फिर उस ब्रांच को भी एम्बोलाइज किया है। ये यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है, ये छोटा है। अब इस रन में हमें कोई ऐसा एक्टिव ब्लश नज़र नहीं आ रहा। ये सारा वो जो हमारा लिक्विड, और ये क्या है, ये बिल्कुल बुलेट के साथ वाली ब्रांच, और यहीं पे आपका ब्लू के साथ फिर ये SMA से भी रन लेके आखिर में देख लिया जाता है। ये क्या हुआ, पेशेंट सो ही डिड वेल, और उसके बाद फिर ये इनकी हीमोडायनेमिकली भी स्टेबल हो गए, और फिर इनकी ब्लीडिंग भी रुक गई, और फिर देन ही वाज डिस्चार्जिंग इवेंचुअली विद इन अ वीक। हाँ, तो अब ये बहुत अमेजिंग होता है ना, एक हफ्ते में पेशेंट डिस्चार्ज भी हो गया। तो अब इसमें डिफरेंट लिटरेचर, पहले शुरू में ये होता था कि भाई जो ब्लंट है अगर स्टेबल है तो आप एम्बोलाइजेशन करें, अनस्टेबल है तो फ़ौरन सर्जरी में ले जाएं। मगर अब चूंकि काफ़ी एडवांसमेंट हो गई है, तो जैसे अब आगा खान में होता है, लियाकत में होता है, अक्सर मरीज़ों को वो पहले IR में शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पे लिवर इंजरी, स्प्लीन इंजरी आ रही होती है, तो अब स्टडी भी इस पर आई है। मगर क्या है, ये जो इम्पोर्टेंट बात है कि कुछ 14% ऑफ पेशेंट्स विल स्टिल रिक्वायर सर्जिकल। तो आपका काम पहला क्या है कि ट्रीट करने नहीं हो सकता तो एटलीस्ट स्टेबलाइज करें, ताकि पेशेंट किसी सर्जिकल पोजीशन में तो आए, वरना मोर्टेलिटी के चांसेस बहुत हाई, और ये सारे यंग पेशेंट्स होते हैं मेजॉरिटी ऑफ देम। तो अब ये स्टडी भी आ रही है जिसमें वो उन्होंने बताया कि जी जो स्टेबल नहीं थे उनमें भी एम्बोलाइजेशन से सेफली उसको ट्रीट किया गया। अब ये क्या था, ये है, ये भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का। आप इसकी एज देखें और भी यंग लड़के बाइक जो आजकल। अब इसमें स्प्लीनिक और रीनल, तो हमने अब लिवर देखा था, नो दिस इज द अदर साइड ऑफ द एब्डोमेन। हाँ, पहले राइट नो लेफ्ट। अब इसमें आप स्प्लीन का एरिया देखें, इसमें स्प्लीन में उसका स्प्लीनिक हाइलम तक इंजरी है, किडनी की भी है मगर स्प्लीन की इंजरी है। ये प्लेन आप पहले करेंगे। कुछ एरियाज हमें स्प्लीन में मिलते हैं जहाँ पे ब्लशेज आ रहे हैं, लगता है जैसे थोड़े फोकल एनोरिज्म्स हो, तो स्प्लीन की इंजरी ऑब्वियस है। उसके साथ हाई डेंसिटी आ रही है, हीमाटोमा है, और पेशेंट टैकीकार्डिक है, इसमें देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे सजेस्ट, यहाँ पे छोटे छोटे पंक्टेट एनोरिज्म्स आपको मिलेंगे जब आप एंजियो करेंगे इस तरह की स्प्लीन में। किडनी में भी है, मगर किडनी के गेट बड़ा हीमाटोमा नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है जहाँ जो एबनॉर्मल उसको करना ही है। जब जो मेन साइट लगे और पेशेंट स्टेबल है तो उसको पहले करें। तो इसमें स्प्लीनिक आर्टरी और सर्जरी का इम्पोर्टेंट होता है। सर्जन्स भी वहाँ पे थे, तो वो भी उनकी कोशिश यही होती है कि IR वाली सारी डील करें। ऑन करें जब आप रात का वक्त हो, कुछ हो, जैसे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हैं ना, सुबह के वक्त में उनको याद नहीं आता, मगर जब 5 बज जाते हैं, अगले दिन छुट्टी होती है, तो फिर कहते हैं वो एम्बोलाइजेशन करवा लें GDA की, अल्सर्स आ गए, वरना कोलोनोस्कोपी और एंडोस्कोपी चलती रहती है। अब इसमें आप जब देखते हैं कि ये रन में कि आपको इसमें मल्टीपल ये पंक्टेट से लीजन्स जो हैं वो स्प्लीन में मिल रहे हैं, स्प्लीनिक आर्टरी में, और एरियाज एवेस्कुलर वाले एरियाज भी मिल रहे हैं, यहाँ कोई वो नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा सिलेक्टिव का ऑप्शन नहीं है, हाँ, क्योंकि पेशेंट बार बार नहीं आएगा। अब दिस मीन्स कि आपको स्प्लीन को पूरे पैरेन्काइमा में जब इस तरह से आ रहे हैं तो यू, और फिर CT में भी आपने देख लिया है, तो फिर अब हमने इसमें सिलेक्टिवली जाके आप ब्रांचेस को एम्बोलाइज करते हैं, ग्लू, PVA और कॉइल्स। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, स्प्लीन से पेनक्रियाज की आर्टरी भी निकल रही होती है, तो आप कोशिश करते हैं पेनक्रियाटिक आर्टरी को जहाँ तक मुमकिन हो बचाएं, वरना पेनक्रियाटाइटिस शुरू हो जाएगा। तो एक जगह आसमान से गिरा और खजूर मटका वाला मामला है, हाँ? तो इसलिए इसका ख्याल करना होता है। तो इसलिए सिलेक्टिव एम्बोलाइजेशन इज़ बेटर रादर देन कि आप वो कर लें, ख़ास तौर पे जब इमरजेंसी ना हो। ऑन प्ले। अब इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है कि ये कॉइल्स के साथ भी बंद किया गया है स्प्लीन को, और आपको कॉइल्स के जस्ट प्रॉक्सिमल एक आर्टरी नज़र आ रही है जो कि पेनक्रियाटिक आर्टरी है, ये जो आप देख रहे हैं, तो वो सेव की गई है, उससे पहले तक कॉइल्स लेके आए गए।
ताकि पेनक्रियास की वेस्कुलर सप्लाई बाकी रहे। तो इसलिए आईआर में वेस्कुलर एनाटमी का अच्छे पता होना ये ज़रूरी है। तो अब ये पोस्ट एम्बोलाइजेशन रन है। ये ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है ये सब वो ग्लू और लिपॉइडल है जो वेसल्स में स्टेसिस हुआ हुआ है, और ये पेनक्रियाटिक आर्टरी भी आप देख रहे हैं अच्छे से। तो ये पेशेंट माशाल्लाह अच्छा रहा, इसको रीनल एम्बोलाइजेशन या रीनल सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी। उसको उस वक्त भी कोई हेमेटूरिया नहीं हो रहा था, हमने देखा किडनी के गिर्द कोई बड़ा हेमाटोमा नहीं था, तो वी डिडंट गो फॉर रीनल। तो इसमें स्प्लीन का था, उसके बाद वो स्टेबलाइज हो गया एंड डिस्चार्ज ये था। अब ये क्या, ये किडनी से रिलेटेड है और ये एक बहुत कॉमन है, डॉक्टर ट्रीट भी करते हैं और डॉक्टर, यही बात है, इंसान तो इंसान है ना, खता का पुतला है, तो वो पत्थर के चक्कर में वेसल कंप्रोमाइज भी कर देते हैं, किडनी के चक्कर में, वो स्टोन के चक्कर में वेसल्स। तो ये अक्सर पीसीएनएल एक बहुत कॉमन है जिसके बाद एनोरिज्म के साथ आ रहे हो, जैसा ये केस आप देखेंगे। अब इसमें आपको ये पीसीएनएल के बाद परसिस्टेंट हेमेटूरिया हो रहा है, मल्टीपल एडमिशंस ईआर में आ रहे हैं, हेमेटूरिया सेटल नहीं हो रहा। तो फिर जब सीटी करवाए तो अब उसमें आपको यहाँ पे सब हाई डेंसिटी नजर आ रही है कैलेसिस में, और ये सूडो एनोरिज्म नजर आ रहा है। और फिर बाद औक़ात ये एनोरिज्म्स होते हैं और बाद औक़ात इसके साथ फिस्टुलास भी होते हैं। इसमें इसके साथ एक फिस्टुला थी, आर्टरियोवेनस फिस्टुला, तो उसमें फिर आपको एहतियात करनी होती है, ऐसे नहीं एनोरिज्म को बंद करना कि वो एम्बोलिज्म हो जाए। ये इसमें सूडो एनोरिज्म है, और ये जो आपको नजर आ रहा है ये रीनल वेन है, इनफैक्ट जो फिस्टुला इसके साथ कनेक्टेड। ये हम फिर सिलेक्टिवली उसके फीडर्स में गए, ये अब आपको इसमें वेन अच्छी नजर आ रही है, पूरी वेन रीनल वेन होती है, सही। तो अब अगर आपने यहाँ से रख के पीवीए दे दिया या खाली लिक्विड हाई उसमें दे दिया और रिफ्लक्स नहीं देखा तो क्या होगा, ये सारा एम्बोलिज्म कॉज कर देगा। तो अब इसमें हमने क्या किया, सिलेक्टिवली फीडर्स को बंद किया, कॉइल से एम्बोलाइज किया। अब आप देखें कि इसमें वो एनोरिज्म की फीलिंग बंद हो गई है, और ये इसकी डिस्टल ब्रांचेस को, फिर प्रॉक्सिमली, फिर इस ब्रांच को भी, और इसके रन में कोई वी आर नॉट, हमें कोई वेन फिस्टुला, देयर इज नो रेजिडुअल फिस्टुला, तो बस उसकी शिकायत दूर हो गई, उसका हेमेटूरिया बंद हो गया, वरना वो लड़ता सर्जन से जाता है, तो सर्जन की जान भी बची। तो अब ये एक और केस है रीनल का जो हम देखते हैं बाद औक़ात, ये अभी हमारे पास, ये क्या है, जब कोई ब्लीड के साथ आ रहा हो। अब इसमें आप देख रहे हैं, अब आप बताएं क्या है ये, एंजियोमायोलाइकोमा, छोटे छोटे एनोरिज्म्स हैं, और ये ब्लीडिंग एंजियोमायोलाइकोमा और काफ़ी बड़ा है। तो अब ये सर्जन्स के लिए तो नाइटमेयर है, कैसे जाए, और ब्लीड भी कर रही है पेशेंट। तो फिर अब दोबारा फिर ये हमारे पास भेजा गया, साइज ऑफ एंजियो तकरीबन पूरी किडनी का सिवाय थोड़ा सा लोअर पोल छोड़ के ऑक्यूपाइंग ऑलमोस्ट होल द किडनी। तो अब इसकी फिर क्या, फिर हमने इसकी एम्बोलाइजेशन की, और ये अब आपने देखा इसमें कितने सूडो एनोरिज्म्स हैं और पूरी किडनी का कितना बड़ा एरिया है। और चूंकि ये पूरी इसने एनाटमी डिस्टर्ब की हुई है तो एंगुलेशन डिफिकल्ट, तो इसलिए फिर हम इसमें सिम1 कैथेटर के जरिए से गए, और ये शुरू के ठीक है, मल्टीपल टाइनी एनोरिज्म्स है, चलाई। अब ये एम्बोलाइज हो गया, बल्कि वो सिर्फ ये जो हाई डेंसिटी नजर आ रहा है ये वो ब्लू लिपॉइडल है, और अब सिर्फ लोअर पोल में नजर आ रहा है, बाकी सब एम्बोलाइज हो गया। चले, रेस्ट ऑफ द ट्यूमर, होल ट्यूमर हैज बीन एम्बोलाइज्ड। अब पेशेंट स्टेबल रहा, इन्होंने थोड़ा सा रुके, थोड़ा सा उसको स्टेबलाइज किया, उसके बाद दे वेंट इन और फिर उन्होंने सर्जरी की और इसको कंप्लीटली एक्सरसाइज कर दिया, और उसको ना ज्यादा ब्लीडिंग हुई ना ही ज्यादा। तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि आप ट्रीट कर रहे होते हैं, बहुत सारे केसेस में आप उसको स्टेबलाइज कर रहे होते हैं, बहुत सारे केसेस में आप सर्जरी को कॉम्प्लीमेंट, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं।
तो एंजियोमायोलाइकोमास के लिए तो अब इसमें काफी स्टडीज में आए हैं कि भाई बाद में ट्रीट भी किया है। एसिम्प्टोमेटिक को यूजली कर रहे होते हैं, मगर बाद साइज बड़ा हो जाए तो कहते हैं सिम्प्टोमेटिक को भी कर लो। जितना बड़ा होता जाएगा उतना प्रॉब्लम ज्यादा करेगा, उसकी एक्सपीरियंस सब निकलना मुश्किल होगा। 4 सेंटीमीटर का कहते हैं, उससे बड़ा हो जाए तो आप कर भी सकते हैं। अच्छा, ये जीआई ब्लीड एक बहुत आती है कॉमन। अब इसमें आप देखें तो ये क्या था, टर्मिनल आईएम में आपको नजर आ रहा है, ये एक्टिव सीटी पे एक्टिव ब्लीडिंग नजर आ रहा है। यहाँ भी देखो मल्टीपल उनको एंडोस्कोप कोलोनोस्कोपी पे मल्टीपल अल्सर्स और ये सब मिले। ऑन कीजिए। अब आपको बहुत सकलूक यहाँ पे देखिए, इसमें थोड़े से फोकाई है मल्टीपल, मगर आपको सीटी से भी कोरिलेट करना होता है। ये एक आइडियल ब्रांच है यहाँ पे, जिसमें आप जब देखते हैं तो आप देखते हैं कि ये एक एब्नॉर्मल फ्लश है। तो ये बाउल का थोड़ा मुश्किल होता है, मुंह की करी होती है और आपको स्मॉल चीजें पिक करनी है। ये और कुछ थोड़ी ऊपर भी छोटे छोटे, मगर ये सबसे बड़ी वाली। तो अब आईएम में हमारे पास ये नहीं है कि हम बहुत बड़े हिस्से को एम्बोलाइज करते हैं। तो अब जो हमें एक्टिव सीटी वाला एरिया और उस पर लग रहा था, ये अब हम उसमें सिलेक्टिवली गए और फिर हमने उसको एम्बोलाइज किया है और उसमें आपको उसकी बॉल के अंदर नजर भी आ रहा जाता हो। अब इसमें कौन, ये वाली वैसे ये से हमें नजर आ रहा है। चलाइए। अब आपको वो चीज नजर नहीं आ रही, वो ब्रांच। तो इसमें आपको बिल्कुल डिस्टली जाके उस ब्रांच को बंद करना होता है ताकि इस्कीमिया भी ना हो। जैसा कि ये नजर आ रहा है कि बाकी ब्रांचेस चल रही हैं, मगर वो जो ब्रांच थी वो इक्वलाइज हो गई। तो अब ये पेशेंट स्टेबलाइज हो गई, बेहतर हो गई, इसकी ब्लीडिंग स्लो हो गई, मगर परसिस्टेंट फिर भी इसको स्मॉल स्मॉल चल ही रहा, खत्म नहीं हो रहा। तो फिर दे वेंट इन और फिर उन्होंने इसकी एनिकलेक्टमी की, क्योंकि उसमें मल्टीपल अल्सर्स थे, टर्मिनल आईएम में की, असेंडिंग कोलन में की। तो जब मल्टीपल अल्सर्स हो तो आपको काम फिर स्टेबलाइज करना हो, ये जो आपको एक्टिवली लग रहा हो उसको स्टेबलाइज करें सो दैट द पेशेंट इज एबल टू अंडरगो सर्जरी। ये तो बहुत ही फौरन ऊपर चाहिए हमारे पास ERCP हो रही थी और एक्टिवली वैसे ब्लीड किए जा रही थी, उन्होंने फौरन ऊपर जब की एंडोस्कोपी की उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि ये तो ब्लीडर हमसे रुकेगा ही नहीं, फौरन क्या तो हमारे पास कोई टाइम नहीं, ना CT का लगी, तो फौरन हमने इनको मूव किया क्योंकि ये तो बिल्कुल गैस्पिंग स्टेट में देखा, तो हमने कहा तो गैस करें। ये इनकी GDA पे अल्सर था और वो एक्टिवली ब्लीड कर रहा था, और इनकी फिल्म जब हमने डाला है तो इनकी ये GDA से यहाँ से ब्लीडिंग इसमें नजर की आ रही है। इसके हमारे पास बस 2 ही 3 रन, इसका हमारे पास टाइम ही नहीं था। ये नजर आप एक्टिवली ब्लीड करेगा। अब ये अम्मा बहुत तेजी से सांस भी ले रही है, तो हमारे पास इमेज है, तो फौरन गए। अब हमने यहाँ से इसकी ये सारी एम्बोलाइज कर दी, और ये आपको जैसा इमेज है ऐसे ही रियल लाइफ में तो उनकी ब्रीदिंग मूवमेंट्स और सब और हमारे पास टाइम नहीं था। उनकी फेमोरल आर्टरी में भी पल्सेशन जा रही थी सब में, और वो एक एंड से मुस्तकिल ब्लड ट्रांसफ्यूज किए जा रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद जैसे इम्बोलाइजेशन हुई, उनका BP आहिस्ता आहिस्ता वापस आना शुरू हुआ, शी गॉट स्टेबलाइज, और फिर ये ऊपर शिफ्ट हो गई, ICU में रही, और इनकी एज काफ़ी थी। ये कुछ अर्से के बाद इनको DIC शुरू हो गया, एंड देन चल बस, थैंक यू। अब ये मैं आपको हमने जो लास्ट 2 डेज में की हैं जो एब्डोमिनल, अब इसमें इमरजेंसीज तो बहुत तरह की होती है, आर्टीरियल भी होता है, स्मॉल बॉल इस्कीमिया हो सकता है, फिर वेनस भी होते हैं, उसके अंदर भी हो सकता है, इवन पैनक्रियास में है, गायनी के जैसे भी आपसे डिस्कस किया उसमें भी होता है, परवेजाइनल ब्लीडिंग हो रही होती है। DVT एक बहुत वो है, ये अक्सर बड़े फाइब्रॉइड्स होते हैं, तो उनमें एक इशू ये होता है, एक तरफ ब्लीड कर रही है, दूसरी तरफ
गायनाकोलॉजिस्ट ने एडमिट किया कि हम रिसेक्ट करेंगे, अगर एडमिट किया तो पता चले जो डीवीटी भी हो रहा है, अब एक तरफ ब्लीड हो रही है, एक तरफ डीवीटी हो रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं, पहले यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन करते हैं ताकि ब्लीडिंग रुके, उसके बाद फिर हम उनकी डीवीटी के लिए थ्रोम्बोलिसिस करते हैं। ऐसे हमने 2-3 केसेस, तो थ्रोम्बोलिसिस के बाद माशाल्लाह उसकी ब्लीडिंग भी रुक गई और उनका वो भी बेहतर हो गया। अब उनका हमारे पास 3 साल तक का फॉलो है, तो उस पेशेंट का अंदाजा नहीं। और एक डीवीटी को अगर आप ट्रीट नहीं कर रहे हैं जो कि फेमोरल वेन से ऊपर आइलिक वेन तक चला गया है और एक्यूट है, तो 60-70% चांस है द पेशेंट इज गोइंग टू कम अप क्रॉनिक वेनस इन्फेक्शन, अल्सर्स के साथ आएगा, पेन के साथ आएगा। अब देयर इज नथिंग मच, इसलिए एक्यूट डीवीटी में हमने देखा है कि पास उन केसेस में जिनको हम रीचैनलाइज नहीं भी कर सके, उनमें भी हमने जब थ्रोम्बेक्टमी की टीटीए दिया तो उनका क्लिनिकली रिजल्ट बेहतर है, दे स्टिल रिक्वायर, और दोबारा उनको नहीं हुआ। अब हम उनका फॉलोअप 4-5 साल का फॉलोअप हमारे पास मौजूद। ये एक बहुत निगलेक्टेड सिनेरियो है जो कि बड़ी कॉमन चीज है, और यंग पेशेंट्स में बहुत से यंग पेशेंट्स